तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 4 है। सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी भूगोल को कवर किया है हमने इसमें। तो देखें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या केवल 1 और 3। तो देखिए अभी हिमालय की अगर हम बात करें तो यह 5 राज्यों में नहीं फैला है, बल्कि 7 सिस्टर स्टेट में तो फैला ही है। इसके अलावा अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों में फैला है। ठीक है ना। तो कुल यह 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और कालिम्पोंग हिस्सा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैला हुआ है। तो कुल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। तो ऐसा नहीं है, ये 6 राज्यों में फैला है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें, गुजरात से स्टार्ट करें तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब क्या है, नंबर 3 यानी कि केवल 3 बी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। तो पुलिकट झील की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नंबर 1 पे चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसका ज़्यादा हिस्सा जो है लगभग 84% यानी कि 84% जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है और तमिलनाडु में 16% इसका हिस्सा है। तो इसकी जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 200 मीटर से 17.5 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये जो पुलिकट झील है यह है इसके पूर्वी किनारे पर बकिंघम नहर है, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में श्रीहरिकोटा द्वीप के सापेक्ष प्रवाह करती है। इसके अलावा जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसके अलावा पुलिकट झील में अरणी, कलंगी एवं स्वर्णामुखी नदी आकर गिरती हैं। और इस झील में पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है, जो कि दोनों राज्यों में अपनी अपनी सीमा साझा करती है और अपने जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे यानी पुलिकट झील जो पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 50 प्रजातियाँ जो हैं ये अंतर महाद्वीपीय हैं। और इनमें पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों में पेलिकन, सारस और राजहंस हैं। इसके अलावा यहाँ कई जल पक्षी और जलचर जैसे कि करलेप्स, स्टिल्ट्स, सैंड पाइपर्स, लैपविंग्स, रेड सैंक, बगुला आदि पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 3 कथन जो है, कथन नंबर 3 जो है वो सत्य है। अगला है दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। पहला है कि भूमि की कम या शून्य जुताई, तो ये कर सकती है जल संरक्षण में मदद। दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये नहीं कर सकता। और तीसरा है कि फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा केवल 1 और 3 यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है इनमें, कोडाई कलाल, कोलेरू, नैनीताल या रेणुका। तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो कोडाई कनाल झील है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह एक कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। और इसे कोडाई कनाल के दिल या हृदय के रूप में भी जाना जाता है। इसे सन 1863 ईस्वी में मदुरै के पूर्व कलेक्टर जिनका नाम सर वेरी हेनरी लिविंग उनके द्वारा निर्मित कराया गया था,
जो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा वाली झील है, और इसके जल ग्रहण क्षेत्र में कुरिंजी या एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलैथिस सिंथियाना है, वो पाया जाता है, जिसमें 12 वर्ष के बाद फूल लगते हैं। हर 12 वर्ष पर यहाँ पे फूल लगते हैं कुरिंजी में। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, कोडाई कनाल। अगला है चौथा नंबर प्रश्न कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरा है कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा कथन है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कथन, जो पहला कथन है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का मात्रा होने पर यह इसकी जल क्षमता को बढ़ाता है। तो पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। सल्फर जो गंधक चक्र है इसमें मृदा की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह मृदा वनस्पति पदार्थ और वायुमंडल के बीच चक्रित होता रहता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, तो यह सत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, की केवल 3 कथन जो है सही है। और अगला देखेंगे 5वां नंबर, ध्रुवी ज्योति या जिसे ऑरोरा कहा जाता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला कि सौर पवन पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के पश्चात दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ओर निर्देशित हो जाती है और रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन रात्रि को आकाश में दिखाई देता है। दूसरा कथन है कि ये कण वायुमंडल की विभिन्न गैसों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रत्येक गैस एक विशेष रंग से उद्दीप्त हो जाती है। तीसरा कथन है कि अप्रैल 2023 में लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा भारत में रात्रि के आकाश में ध्रुवीय ज्योति का चित्र लिया गया। अब इसके विकल्प देख लें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, और सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 1, 2 और 3। तो पहला, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो सौर पवन है, तो पहले सौर पवन की बात करें तो सौर पवन असल में होते क्या है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले अव्यवस्थित कणों की धारा होती है, जिसे कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सौर पवन आते हैं तो ये पृथ्वी के भूचंबकीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सौर पवनें हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के बाद चुंबकीय ध्रुव की ओर जाती हैं और रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन करती हैं। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, दूसरा है और रंगीन प्रकाश का प्रदर्शन रात्रि को आकाश में दिखाई देता है, तो ये भी कथन सत्य है, यानी कि पहला कथन जो है ये सत्य है। और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा कथन है कि ये कण वायुमंडल की विभिन्न गैसों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रत्येक गैस एक विशेष रंग से उद्दीप्त हो जाती है। तो ये बात सत्य है कि जो हर गैस होते हैं ये खास रंग से चमकती है। जैसे जो ऑक्सीजन है ये हरा या लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये नीला या बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। अब विकल्प देखेंगे तो केवल 1 और 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर का जो बात है नंबर 3 वो भी सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। असल में ये जो ध्रुवी ज्योति होते हैं इन्हें, या जो ऑरोरा कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध होने वाले में ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा बोरेलिस या उत्तरी पुंज कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे 6वां नंबर। यहाँ पे जो कथन सही हैं वो तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला 6वां देखेंगे। 6वां है कि मेघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। मेघ या क्लाउड, कि मेघों को ऊंचाई और उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा कथन है कि ऊंचाई के अनुसार उन्हें उच्च, मध्य और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्तरीय, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ उच्च मेघ होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है, बताने कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, अब देखिए मेघ की अगर हम बात करें तो मेघों को ऊंचाई
और उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है कि ऊंचाई के अनुसार उन्हें उच्च, मध्य और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। और तीसरा है कि स्तरीय, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ उच्च मेघ होते हैं, तो ये गलत है। उच्च मेघ असल में पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 कथन सही होगा, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, 3 जो है ये असत्य है। असल में जो स्तरीय मेघ हैं, स्तरीय वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ, असल में ये निम्न मेघ होते हैं। तो मेघ या बादल की अगर हम बात करें तो जो मतलब औसत ऊंचाई के आधार पर मेघों के 10 प्रकार होते हैं, जिनको 3 मुख्य वर्गों में रखा गया है। पहला तो है ऊंचे मेघ, ठीक है, दूसरा है मध्यम मेघ और तीसरा है निम्न मेघ। तो जो ऊंचे मेघ होते हैं ये 5 से 14 किलोमीटर के बीच होते हैं, जबकि जो मध्य मेघ होते हैं ये 2 से 7 किलोमीटर के बीच होते हैं, जबकि जो निम्न मेघ होते हैं ये 0 से 2 किलोमीटर के बीच होते हैं, यानी कि 2 किलोमीटर से नीचे इनका रेंज रहता है। तो जो ऊंचे मेघ हैं इसमें 3 प्रकार होते हैं, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ। तो जो ऊंचे मेघ होते हैं इनके इंग्लिश वर्जन में सिर लगा होता है, ठीक है, और जो पक्षाभ मेघ होता है ये तंतुनुमा, कोमल और सिल्क जैसी आकृति का मेघ होता है। और पक्षाभ स्तरीय की बात करें तो पक्षाभ स्तरीय मेघ जो है ये पतले श्वेत चादर जैसे मेघ दिखाई पड़ते हैं, जबकि पक्षाभ कपासी मेघ की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे मेघ जो हैं, ये मेघ जो हैं छोटे छोटे श्वेत पत्रकों या छोटे गोलाकार रूप में दिखाई पड़ते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, ये ऊंचे मेघ हो गए। मध्य मेघ की बात करें तो मध्य मेघ में जो भी मतलब इंग्लिश वर्जन हो उसमें अल्टो लिखा रहता है, तो ये आप आसानी से पहचान कर पाएंगे इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। और जो निचला मेघ होता है वो स्टेटस क्लाउड्स कहा जाता है उसे, और यह है मतलब इसके 5 प्रकार होते हैं, स्टेटस क्लाउड्स, स्टेटोक्लम्बस और क्लम्बमस क्लाउड, ठीक है। और इसमें यानी कि जिस मेघ के नाम में निम्बस जुड़ा हो वह पानी देता है, मतलब नींबू से पानी आता है, तो निम्बस वाले मेघ जो हैं वो वर्षा वाले होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि केवल 1 और 2 कथन जो सत्य हैं, तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि स्तरीय, वर्षा स्तरीय और स्तरीय कपासी मेघ जो हैं असल में ये निम्न मेघ होते हैं, ठीक है। और आगे देखें 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि वाताग्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कि वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहाँ यह मौसम में धीमा बदलाव लाता है। दूसरा कि शीत वाताग्र तड़ित झंझा से संबंध है। तीसरा है कि कोष्ण वाताग्र प्रगामी कोष्ण वायु राशि एवं ठंडी वायु राशि के बीच की सीमा है, जहाँ कोष्ण वायु ठंडी वायु के ऊपर अभिभावी होती है और उसके ऊपर उठती है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों कथन सकते हैं वाताग्र के बारे में। और अगर हम वाताग्र की बात करें तो ये वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहाँ यह मौसम में धीमा बदलाव लाता है। अब वाताग्र जो है विभिन्न वायु राशियों के बीच की सीमाएं होती हैं और इनकी गति जो है स्थानीय मौसम की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। जैसे क्या होता है कि जब कोई चक्रवात है किसी क्षेत्र से गुजरती है तो वह अक्सर तापमान, आर्द्रता और वायु के पैटर्न में परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन क्रमिक हो सकते हैं और इनमें बादल बनना और वर्षा शामिल भी, मतलब वर्षा होना भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा शीत वाताग्र की अगर हम बात करें तो शीत वाताग्र तब उत्पन्न होती है जब जो ठंडी वायु राशि है ये गर्म वायु राशि पर दबाव डालती है, जिसके कारण गर्म वायु राशि जो है तेजी से ऊपर उठती है और गर्म हवा के तीव्र उत्थान के कारण से तूफान, भारी वर्षा और बिजली चमकना जैसी गंभीर मौसमी घटनाएं हो सकती हैं। तो दूसरा कथन भी सत्य हो गया और तीसरा कथन भी सत्य है कि जो कोष्ण वाताग्र होते हैं ये परिगामी कोष्ण वायु और ठंडी वायु राशि के बीच की सीमा है, जहाँ पे कोष्ण वायु जो है ठंडी वायु के ऊपर आती है और उससे ऊपर उठती है, ठीक है।
वाताग्र यानी कि जिसे फ्रंट कहते हैं, असल में ये एक ढलुआ सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव की वाली वायु राशियाँ मिलती है, और यह जो क्षेत्र होता है दोनों वायु राशियों के बीच एक 5 से लेकर 80 किलोमीटर का चौड़ा एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसे वाताग्र क्षेत्र भी कहा जाता है। और मौसम के पूर्वानुमान से वाताग्र से काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि ये जो वाताग्र होते हैं तो जो विश्व के प्रमुख वाताग्र प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ पे मिलने वाली वायु राशियों के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कि रेगड़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि यह हल्के रंग की मृण्मय चिकनी और उर्वर मृदा है। दूसरा कथन है कि यह उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्कनी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है। तीसरा कथन है कि इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनना है। तो देखिए, पहला कथन है कि यह हल्के रंग की, तो यह कथन गलत है। रेगुल मृदा जिसे काला मृदा कहा जाता है, यह हल्के रंग की नहीं बल्कि गहरे रंग की काली मृदा होती है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। हालांकि यह चिकनी और उर्वर मृदा होती है, तो पहला कथन जो है कि यह हल्के रंग की नहीं बल्कि गहरे रंग की होती है, इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्कनी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है। अब जो रेगुल मृदा होती है या काली मृदा होती है, इसका निर्माण जो है गर्म एवं आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में होता है, तो दूसरा कथन जो है ये सत्य हो जाएगा कि उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्कनी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है, ये कथन सत्य है। तीसरे की बात करें कि इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है, तो की जाती है। महाराष्ट्र में इतना काला मृदा पाया जाता है और वहाँ पे इतना खेत कृषि की जाती है कपास की, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी अगर हम काले मृदा की बात कर लें, तो काले मृदा जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने पाई जाती हैं, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है मृदा, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। हालांकि इसका जो काला कलर होता है ये आयरन की वजह से होता है, तो अगर उसके नाम की बात करें तो वो है टिटनी फेरस मैग्नीटाइट, और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। ठीक है, अब देखेंगे 9वां प्रश्न कि मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जिन मृदाओं में सोडियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक हो और जिनका पीएच 7.0 से अधिक हो वे क्षारीय मृदाएं हैं। दूसरा है कि काली कपास मृदा दक्कनी बेसाल्टी लावा पर उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है। तीसरा कथन है कि लेटेराइट मृदाएं ऐसी सतह है जिनका गहराई से अपक्षय हो जाता है और जिनमें सिलिका का निक्षालन हो चुका होता है। बताना कि इनमें से कितने सही है। तो पहला कथन देखें, पहला कथन है कि जिन मृदाओं में सोडियम और कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा हो, तो ऐसी मृदाएं जिनमें सोडियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय होती हैं, और साथ ही साथ जिनका पीएच वैल्यू 7 हो या 7 से अधिक हो, मतलब 7 से अधिक हो, तो वो क्षारीय होती हैं। तो पहला कथन जो है वो सत्य है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कथन भी सत्य है कि काली कपास मृदा जो है दक्कनी बेसाल्टी लावा पर उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है, ये कथन सत्य है। तीसरे की बात करें तो तीसरा लेटराइट मृदा के बारे में कह रहा है और ये सही विशेषता है इसकी, तो ये भी कथन सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर है कि किसी घास भूमि या ग्रासलैंड की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मध्य अक्षांशीय घास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र जहां वृक्ष और झाड़ी नहीं मिलते हैं। दूसरा, यहाँ की जलवायु की विशेषताएं उष्ण ग्रीष्मकाल, ठंडा शीतकाल और अपेक्षाकृत न्यून वर्षा जो मुख्यतः वसंत और ग्रीष्म में होती है। तीसरा कथन है कि आर्द्र भागों में घासों की वृद्धि 1 मीटर ऊंचाई तक या उससे अधिक होती है। अब इन विशेषताओं के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही घास भूमि को चुनिए। तो असल में ये स्टेपीज के बारे में बता रहा है ना, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। जो स्टेपीज हैं असल में ये मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं घास के मैदान, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। और इन मैदानों की मतलब इन घास मैदानों की विशेषता ये है। ठीक है, अब 11वां नंबर देखेंगे प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला,
कि स्वेज नहर मानव निर्मित नौचालन नहर है, तो सही बात है, पहला कथन सत्य है कि स्वेज नहर को निर्माण मानव के द्वारा ही कराया गया है और इसमें नहर मतलब नाव चलते हैं। ठीक है। दूसरा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो आप इसकी अवस्थिति को देखेंगे तो दे पाएंगे कि ये रेड सी और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। तीसरा है कि स्वेज नहर का आर्थिक महत्व पनामा नहर के आर्थिक महत्व से कम है, तो यह असत्य है, क्योंकि स्वेज नहर जो कि विश्व का लगभग बहुत ही ज़्यादा व्यस्तम नहर माना जाता है, तो इसका आर्थिक महत्व पनामा नहर से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो सत्य है कि 1 और 2 कथन सही हैं, तीसरा गलत है। तो स्वेज नहर जो कि यूरोप को हिंद महासागर के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के लिए एक नए प्रवेश द्वार को भी प्रदान करता है, 193 किलोमीटर लंबी है, जिसका निर्माण 1869 में कंप्लीट हुआ था और इससे लगभग हर साल 12% व्यापार होता है पूरे संसार का। ठीक है। अब 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है कि इसमें भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाग हैं। तीसरा है कि यह देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.39% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब दिए गए संकेतों के आधार पर राज्य की पहचान करना है। तो लाल नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है लाल नदी, और नीली पहाड़ियों वाली भूमि, तो असल में क्या है ना, ये जब दूर से देखते हैं तो यहाँ पे जल की उपलब्धता के कारण मतलब जो यहाँ आकाश बनते हैं वो नीले दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये बात हो रही है आसाम की। ठीक है, और भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाग भी यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि मैदान भी है, पर्वत भी है, पठार भी है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह असम राज्य की बात की जा रही है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है अपना 13वां नंबर, जो अंतिम भी है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं तेलंगाना से लगती हैं? तो तेलंगाना जो कि 2014 में बनकर नया राज्य बना, इसकी सीमाएं जो हैं ये आंध्र प्रदेश से तो लगती ही हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से लगती हैं, महाराष्ट्र से लगती हैं और कर्नाटक से लगती हैं। तो यहाँ पे विकल्प देखें, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये था साथियों हमारा सेट नंबर 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर, और बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।